नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस अहम खबर के साथ। कानपुर हिंसा मामले में रोज एक नया खुलासा हो रहा है जब से 3 जून को हिंसा भड़की है और इसी कड़ी में सियासी हलचल भी काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। इसी बीच अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने बयान देते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। चक्रपाणी महाराज का कहना है कि कानपुर हिंसा में पकड़े गए मुख्य आरोपी हयात का कांग्रेस से ताल्लुक है। साथ ही उन्होंने कानपुर हिंसा में पीएफआई और कांग्रेस की मिलीभगत की जांच की मांग भी की है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। कितनी दुर्भाग्य है कि कानपुर में जिस प्रकार से हिंसा किया गया, उपद्रव किया गया, उसके मुख्य जो आरोपी है हयात, वो कांग्रेस का नेता निकला, कांग्रेस का पूर्व नेता निकला। और उसके जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं उन पे इमरान प्रतापगढ़ी उनके साथ फोटो दिखाई दे रहा है मीडिया पे। और ऐसा सूत्रों से पता चल रहा है कि वो पीएफआई का, वहाँ पे पीएफआई के द्वारा किया गया ये उत्पात था। पीएफआई जिसको मैं कई बार कह चुका हूँ कि उस पर तत्काल प्रतिबंधित लगाया जाए, सिम्मी की तरह, क्योंकि एक बहुत बड़े आतंकी संगठन है, देश में चाहता है माहौल खराब करना। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस जो सावरकर जी के खिलाफ बोलती है, पीएफआई भी उसी की भाषा, कांग्रेस की भाषा, राहुल गांधी जी की भाषा। अभी पिछले दिनों सावरकर जी के जयंती पर पीएफआई ने भी वही भाषा बोला था। आप ये देखिए, और यहां भी पीएफआई का कानपुर में संलिप्तता आ रही है और कांग्रेस का नेता भी संलिप्तता पाई जा रही है, हयात। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदरूनी तरीके से जो कांग्रेस को सत्ता नहीं मिल पा रही है, इस कारण ये तो किसी राजनीतिक पार्टी से गठबंधन करने में अब असफल ही है सत्ता में आने के लिए। अब ये आतंकी संगठनों से भी कांग्रेस तो ऐसा नहीं कि गठबंधन करने लगी। इसलिए आज जरूरी है कि केंद्र सरकार पीएफआई और कांग्रेस की मिलीभगत की जांच कराई जाए। और अभी तक राहुल जी, प्रियंका जी जो हर बात में ट्वीट करते रहते हैं, कांग्रेस नेता वहां कानपुर में पकड़ा गया, उसका नाम आया है और उस पर मौन है कांग्रेस नेता राहुल जी और प्रियंका जी। आखिर हयात कौन है, जवाब दीजिए ना। आखिर इमरान प्रतापगढ़ी से उनका क्या संबंध है, उनका कहां से संलिप्तता है। तो ये जांच करने वाली विषय है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पीएफआई और कांग्रेस की मिलीभगत है। जिस समय देश के प्रधानमंत्री जी, देश के राष्ट्रपति जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कानपुर में होते हैं, उस समय दंगा और उपद्रव कराने का क्या मतलब बनता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब करने का, माहौल खराब करने का प्रयास था। ऐसा तो नहीं कि इन पे राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी पे कोई खतरा और साजिश रची गई थी। ये सब की जांच होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। कितनी और हमारे साथ हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज जी खुद भी जुड़ चुके हैं, जिनसे हम जानते हैं कि आखिर उनका वाकई में क्या कुछ कहना है। चक्रपाणी जी, स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। जी अंजलि जी, धन्यवाद। चक्रपाणी जी, आपने कहा है कि हयात का कांग्रेस से कनेक्शन है, कांग्रेस से संबंध है और पीएफआई से भी कनेक्शन है। खैर, इस पूरे मामले में जांच चल रही है, लेकिन कांग्रेस से कनेक्शन है, ये किस आधार पर आपका कहना है? नहीं, आप ये देखिए कि अभी पिछले दिनों पीएफआई जो एक देश में चाहते हैं कि अशांति हो, बार बार वो कभी हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, कभी वो उनका उद्देश्य है कि देश में कैसे युद्ध की स्थिति हो, तनावपूर्ण स्थिति हो। उन्होंने भी वीर सावरकर जी के जयंती पे उन्होंने वही भाषा का प्रयोग किया जो भाषा का प्रयोग राहुल गांधी करते हैं, कांग्रेस करती है, आपत्तिजनक। तो उसी तरह से दूसरी बात, अब उसके बाद आप ये देखिए कि यहाँ पे कानपुर में हिंसा हो रहा है और हिंसे में पीएफआई का नाम आ रहा है और वहां पे कांग्रेस का हयात जो है उस पे जो मुख्य आरोपी है वो होता है और उसका जो है हयात जो है जो वो युवा का पूर्व प्रदेश सचिव है। तो सवाल इस बात का है कि ये और उनके जो राष्ट्रीय स्तर के नेता है उनके साथ उनकी जो फोटो आ रहा है, तो ये बड़ी सीधी सी बात है
कि हमारी ये मानना है कि इसकी जांच की जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पीएफआई जो एक उपद्रवी संगठन है, आतंकी संगठन है सिमी की तरह, कहीं ऐसा तो नहीं कांग्रेस ने इनसे गठबंधन करके जानबूझ करके इस तरह की हालात पैदा करने का उसको सुपारी दे दिया हो। आप देखिए कि जहाँ पे कानपुर में जिस समय प्रधानमंत्री जी है, माननीय राष्ट्रपति जी है, वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी, गवर्नर, तमाम देश के, और वहाँ पे उपद्रव एक साधारण चीज नहीं है, और वहाँ पे कांग्रेस नेता का नाम आना, पीएफआई का नाम आना, दोनों की गठजोड़ है। तो कहीं ना कहीं ये गठजोड़ की इनकी जांच होनी चाहिए। ये तार अगर जो वो हो तो काफी चीजें समझ वो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ जानबूझ करके इन्होंने ऐसा किया ताकि पूरे देश दुनिया में देश का बदनामी हो, क्योंकि कांग्रेस तो किसी भी स्तर पे जा सकती है। देखिए अपनी सत्ता प्राप्ति के लिए वो कांग्रेस तो आप देखिए राहुल गांधी विदेश में जाकर के देश का उपहास उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तो उन लोगों को देशभक्ति उनके अंदर नहीं है। जो वीर सावरकर जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ आपत्तिजनक बोल सकता है तो वो तो कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए बड़ी सीधी सी मानना है कि आतंकी ये जो पीएफआई संगठन है और कांग्रेस जो है वो समय चला गया जब उसमें अनेक चाहे लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग रहा करते थे। अब स्थिति पूरी तरह बदल गई है। ये लोग ये टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन करने वाले कांग्रेस के वर्तमान जो नेतृत्व है वो लोग हैं। तो इसलिए हमें ऐसा प्रतीत होता है कि पीएफआई से इनकी गठबंधन हो चुकी है। तो जब भी पीएफआई की जांच हो तो इसके साथ कांग्रेस की भी जांच हो, और अगर जो संलिप्तता पाई जाए तो इनकी भी, जैसे वो सील किया गया पीएफआई के अभी बैंक खाते कुछ सील किए गए, प्रतिबंध तो पूरे नहीं लगे लेकिन पीएफआई के कुछ बैंक सील किए गए, उसमें काफी पैसे मिले। उसी प्रकार कांग्रेस के भी जो उनके खाते हैं उसकी भी जांच किया जाए, उसको सील किया जाए और ताला लगाया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम बातचीत करने के लिए। तो ये थे महाराज चक्रपाणी, जिनका ये कहना है कि हयात जो कि मुख्य आरोपी है, जो मुख्य साजिश करता है, उसके संबंध है कांग्रेस से, युवा मोर्चा का अध्यक्ष भी रहा है, और भी कई बड़ी बातें हैं जिनके बारे में जांच होना अभी बाकी है। तो देखना होगा कि आप वाकई में हयात का कांग्रेस से कनेक्शन है। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ का 50वां जन्मदिन है, और इस मौके पर वाराणसी में पूर्व संध्या पर विशेष गंगा आरती का आयोजन किया गया, जिसमें बुलडोजर के साथ विशेष गंगा आरती की गई। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने सीएम का जन्म दिवस बहुत ही बेहतरीन तरीके से मनाया, जिसमें सीएम योगी का कटआउट और बुलडोजर को भी सजाया गया। 80 घाट पर सजे बुलडोजर को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। कार्यकर्ताओं ने घाट पर अबीर से योगी आदित्यनाथ की रंगोली उकेरी, और वहीं घाट पर आए पर्यटकों ने सीएम के कटआउट के साथ सेल्फी भी ली। मैं पारुल मोदी सूरत गुजरात से बोल रही हूँ। मैं 12 साल पहले भी इधर आई थी, लेकिन अब बहुत अच्छा वाराणसी हो गया है। हैप्पी बर्थडे योगी जी, जय हो, भाजपा की जय हो। हेलो, मैं हितेश हूँ, मुंबई से आया हूँ, और मुझे यहाँ पे ये सब देख के बहुत आनंद हो रहा है कि बहुत सारा डेवलपमेंट किया है। अच्छा, अभी आप सेल्फी ले रहे थे, किसके साथ आप सेल्फी ले रहे थे? मुख्यमंत्री योगी जी के साथ। अच्छा, क्या भाव रहा योगी जी के प्रति? आप लोग सेल्फी ले रहे थे उनके कटवे से? बहुत आदरपूर्ण भाव रहा है, और यहाँ का ये जो माहौल देख रहे तो हमें बहुत खुशी हो रही है। कल उनका जन्मदिन है, क्या कहना चाहिए? हम उनको तहे दिल से शुभकामनाएं। अभिषेक गोली श्रीवास्तव, महानगर मंत्री, हिंदू युवा वाहिनी। आज किस तरह की आरती थी और क्या आप लोगों ने? महाराज जी के 50वें जन्म दिवस की पूर्व संध्या पे हिंदू युवा वाहिनी एवं मां गंगा सेवा समिति 80 के तत्वावधान में हम लोगों ने 80 घाट पे भव्य महाआरती का आयोजन किया। और जैसा कि आप देख सकते हैं, महाराज जी को बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाने वाले बुलडोजर को हम लोगों ने 80 घाट पे उतारा है और भव्य जो है यहाँ सजाया है। और माँ गंगा से ये प्रार्थना किया है कि जैसे महाराज जी ने माफियाओं की कमर तोड़ी है पिछले 5 सालों में, और इस कार्यकाल में अपने इससे दुगनी तेजी से जो कार्य करें और पूरे उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त करने का काम करें। आज आरती में क्या आकर्षण का केंद्र रहा? आरती में हम लोगों ने जैसे बुलडोजर लगवाया है, यहाँ पे बुलडोजर को सजाया हम लोगों ने, और महाराज जी का कटआउट लगाया है हम लोगों ने, तो ये काफी ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहा है।
और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर देश के अलग अलग हिस्सों में सीएम का जन्मदिन मनाया जा रहा है। आज 50 साल के हो चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आम जनता के साथ साथ कई दिग्गज लोगों ने भी सीएम को जन्मदिन की ढेरों बधाइयां भी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह समेत बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी सीएम को ट्वीट कर ढेरों शुभकामनाएं दी हैं। और ओडिशा कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने एक बड़े फेरबदल से पहले इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक नए मंत्री राजभवन में शपथ ले सकते हैं। ब्रिजराज नगर उपचुनाव में बीजेडी की भारी जीत और नवीन पटनायक सरकार के 5वें कार्यकाल के तीसरे साल पूरे होने पर राज्य मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल की अटकलें तेज हो गई थी और बीजेडी ने पार्टी उम्मीदवार अलका मोहंती के प्रचार के लिए ब्रिजराज नगर में लगभग 1 दर्जन मंत्रियों और 25 से ज्यादा विधायकों को लगाया हुआ था इस कार्य में। सूत्रों के मुताबिक नेताओं ने वहां बहुत मेहनत भी की, क्योंकि वो जानते थे कि फेरबदल के दौरान पार्टी नेतृत्व ने उनके काम पर विचार किया। और सूत्रों की माने तो कुल 20 मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के पास अपना इस्तीफा सौंप दिया। कल 2024 में लोकसभा चुनाव के साथ साथ ओडिशा के विधानसभा चुनाव भी होने हैं और अब देखना यह है कि नवीन पटनायक अपनी सरकार में किस किस नए चेहरे को जगह देते हैं। जानकारी के मुताबिक आज 12 बजे नए मंत्री शपथ जब ग्रहण करेंगे तो कौन कौन से नए चेहरे शामिल वो करेंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज रांची पहुंचेंगे और कुछ कार्यक्रम में भाग लेने के साथ ही रांची के मोरहाबादी मैदान में आदिवासी रैली को संबोधित भी करेंगे। पार्टी पदाधिकारियों ने बताया कि रैली में राज्य के विभिन्न हिस्सों से जनजातीय लोगों की भारी भीड़ जुटने की संभावना है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने बताया कि नड्डा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार रांची आ रहे हैं। रांची के मोरहाबादी मैदान में आदिवासी रैली को संबोधित करेंगे। रैली को संबोधित करने के बाद नड्डा प्रदेश बीजेपी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही जेपी नड्डा प्रदेश कार्यालय से चतरा और जामताड़ा में बने नवनिर्मित जिला बीजेपी कार्यालयों का ऑनलाइन तरीके से उद्घाटन भी करेंगे और इस दौरान नड्डा राज्य के 6 जिलों में बनने वाले जिला बीजेपी कार्यालय की आधारशिला भी रखेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस है आज और देश भर में मनाया जा रहा है बड़ी धूमधाम से, क्योंकि आज इस दौरान बड़े बड़े लोग और छोटे छोटे लोग भी पौधे लगाकर संकल्प लेते हैं कि इसी तरह से पर्यावरण को बढ़ावा मिलता रहे। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी भी जगह जगह वृक्षारोपण करेंगे, पौधरोपण करेंगे और धरती को हरा भरा बनाने का संकल्प लेंगे। और इसी कड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक वैश्विक पहल लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट मूवमेंट की शुरुआत करेंगे और इस कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय में इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम मोदी इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बिल गेट्स, विश्व बैंक के अध्यक्ष समेत कई दिग्गज लोग शामिल होंगे। और उधर कार्ति चिदंबरम ने निचली अदालत से निराशा मिलने पर अब दिल्ली हाई कोर्ट का रुख कर लिया है। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम को चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने के एक घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद कार्ति चिदंबरम ने अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जानकारी के अनुसार चिदंबरम की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट कल सुनवाई कर सकता है। चीनी वीजा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने अग्रिम जमानत की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। कार्ति चिदंबरम ने दिल्ली की निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट के सीबीआई जज M.K. नागपाल ने कार्ति चिदंबरम, S. भास्करमन और विकास मखरिया की ओर से दायर किए गए आवेदनों को खारिज कर दिया था।
पंजाब विधानसभा में अपनी जगह बनाने के बाद अब आम आदमी पार्टी की नजर गुजरात पर टिकी हुई है, जिसके लिए आपने अभी से ही पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। इससे बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 6 जून को गुजरात के मेहसाना शहर में तिरंगा यात्रा के साथ रोड शो भी करेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने बताया कि 6 जून को केजरीवाल दोपहर 2-3 बजे अहमदाबाद हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे और मेहसाना का दौरा करेंगे। इस दौरान वो रोड शो के साथ एक सभा को भी संबोधित करेंगे। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री की 3 महीने में गुजरात की चौथी यात्रा होगी, जहां इस साल दिसंबर में चुनाव होने हैं। सीएम केजरीवाल मेहसाना में एक भव्य तिरंगा यात्रा करेंगे, जो शहर के नगर पालिका शॉपिंग सेंटर से शुरू होगी और वो रोड शो के दौरान लोगों को संबोधित करेंगे। और बायोलॉजिकल ई को बड़ी कामयाबी मिली है। बायोलॉजिकल ई की कोवैक्स वैक्सीन को डीसीजीआई की ओर से मंजूरी मिली है। कोरोना के बूस्टर डोज के रूप में कोवैक्स वैक्सीन ले सकते हैं। कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने इसकी घोषणा की है। तो इससे पहले कोविशील्ड और कोवैक्सीन को जब मंजूरी मिली थी और पूरे देश भर में वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया गया, लोगों ने वैक्सीन ली और अब कोरोना के हालात जिस तरीके से काबू में हैं और उसे देखते हुए बूस्टर डोज भी अब लॉन्च की गई है। बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। तो एक तरफ जहां बूस्टर डोज लाई गई है, लेकिन दुनिया भर में कोरोना महामारी से जंग अभी भी जारी है और इस बीच भारत में भी कोरोना संक्रमण के मामले में एक बार फिर से तेजी आई है। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 4,270 नए मामले सामने आए हैं और 15 लोगों की जान चली गई है। कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,24,692 हो चुकी है। 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 2,619 मामले जो थे उनमें डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,31,76,817 हो गई है, जिसमें कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 24,052 है। वहीं कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीन लगवाने की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। साथ ही कोरोना मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर में 30 जून तक धारा 144 लागू कर दी गई है। और इस बीच ये बड़ी खबर आ रही है कानपुर हिंसा मामले से जुड़ी। ये बड़ी खबर, कानपुर हिंसा मामले में बड़ा खुलासा हुआ है और अब तक जिस तरह से जांच चल रही थी, साजिशकर्ताओं के कनेक्शन पाए गए हैं पीएफआई से। तो साजिशकर्ताओं का पीएफआई से कनेक्शन पाया गया है, ये बड़ा खुलासा। 4 संस्थाओं के दस्तावेज मिले हैं साजिशकर्ताओं के पास से। व्हाट्सएप चैट से जानकारियां सामने आई है। तो ये बड़ी अपडेट है अब तक की। जिस तरह से जांच चल रही थी, कल भी हयात की जब गिरफ्तारी हुई और दस्तावेज खंगाले जा रहे थे, मोबाइल चैटिंग से ये संभावना जताई जा रही थी कि बड़ा खुलासा हो सकता है और इसके बाद ये बड़ा खुलासा हुआ। साजिशकर्ताओं के पीएफआई से कनेक्शन पाए गए हैं, साथ ही साथ 4 संस्थाओं के दस्तावेज भी मिले हैं। व्हाट्सएप चैट से जानकारियां भी सामने आई हैं। अब देखना होगा कि और कितने बड़े खुलासे होते हैं। तो पुलिस इस पूरे मामले में दस्तावेज खंगालने में जुटी हुई थी और संभावनाओं के बीच ये बड़ा खुलासा हुआ है कि पीएफआई से कनेक्शन पाया गया है। कानपुर में विरोध प्रदर्शन के नाम पर हुए बवाल के मामले में ये बड़ा खुलासा
पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से संबंधित 4 संस्थाओं के तमाम दस्तावेज बवाल के साजिशकर्ता हयात जफर हाशमी के पास से बरामद हुए हैं। ये वो संस्थाएं हैं जिनको पीएफआई फंडिंग करता रहा है और कई जांच एजेंसियों की तफ्तीश में साबित हो चुका है। तो ऐसे में आशंका बढ़ गई है कि शायद साजिशकर्ता पीएफआई और उनसे जुड़ी संस्थाओं के लोगों से सीधे संपर्क में था और आगे इसकी जांच की परतें भी खुल सकती है। तो जैसा कि आपको बता दें कि इससे पहले पीएफआई का सीएए में नाम सामने आया था। संगठन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी की गई थी। मणिपुर, त्रिपुरा, हैदराबाद, बंगाल में ये संस्थाएं सक्रिय हैं और कई जांच एजेंसियों की तफ्तीश में भी सामने आ चुका है कि पीएफआई तमाम ऐसी संस्थाओं को फंडिंग करती है जो कि हिंसात्मक घटनाओं को अंजाम देती हैं। और अब हयात जफर हाशमी का नाम भी पीएफआई से जोड़कर देखा जा रहा है और कनेक्शन भी पाया गया है दस्तावेजों के आधार पर। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।